तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम इसे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन बैंक करेंगे या जो भी इसके ऊपर हमारे पास बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जो अवेलेबल क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन से पहले हम देखते हैं कि कोई भी जो चेंज होता है वो किस तरह का चेंज हमारे पास है। या तो हमारे पास फिजिकल चेंज होता है या तो फिर हमारे पास केमिकल चेंज होता है। तो जब भी फिजिकल चेंज होता है तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। यहां पर आपके पास कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा, जैसे कि बर्फ आइस क्यूब है और वो वाटर लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। यहां पर हमारे पास कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, उसकी कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं आई है। जबकि जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो सब्सटेंस बनेगा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज या न्यू प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन हमने करी थी, तो रिएक्टेंट जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो आपस में रिएक्ट करेंगे, सिंगल रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, और उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, जो हमें उस रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद मिलता है। यहां पर भी ये सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी है और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ बनेगा, नई प्रॉपर्टीज के साथ बनेगा। तब हम क्या बोलेंगे, एक केमिकल चेंज हुआ है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस समझ में आया होगा कि फिजिकल चेंज के अंदर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है चेंज के बाद, वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज कोई अलग नहीं होती हैं या नई प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपका है तो आप नीचे वो वहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं उसे। चलिए, तो यहां से हम देखते हैं अब कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो केमिकल रिएक्शन की, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यू प्रॉपर्टीज, या हम कह सकते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहां पे हमें मिलती है। अब यहां पर टू और मोर रिएक्टेंट्स, सिंगल रिएक्टेंट भी हो सकता है कि एक ही रिएक्टेंट है, उसके ऊपर हमने कोई उसे हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड करी जिसकी वजह से वो ब्रेक हो गया, अलग हमें और प्रोडक्ट्स मिल गए उससे। या हमारे पास मल्टीपल रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं कि हमने दो रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया। सपोज ए प्लस बी है, इन्होंने मिलकर सी बना लिया, तो यहां पर मेरे पास क्या हो गए, ए और बी रिएक्टेंट हो गए और सी क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो ये सिंपल क्या है, इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई उसे हमने सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, वो हमारे पास क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई। अब ये हमारे पास यहां पर बैलेंस्ड भी हो सकती है और अनबैलेंस्ड भी हो सकती है। केमिकल इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड भी हो सकती है, अनबैलेंस्ड भी हो सकती है। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटन भी बोल देते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, जिसके अंदर बैलेंसिंग नहीं है। अभी हम देखेंगे कि क्यों बैलेंसिंग जरूरी होती है केमिकल रिएक्शन की। पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक होगी तो वो कैसे होगी, क्या उसके अंदर स्टेप्स होते हैं और क्या प्रोसेस होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं ये पूछ लूं, हाउ केमिकल रिएक्शन अकर, कैसे केमिकल रिएक्शन होती है।
और एक मैं बहुत छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। ये मैंने क्या लिखी है, एक इक्वेशन लिखी है, और मैंने इसे बैलेंस कर लिया। अभी हम बैलेंसिंग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल मुझे समझाना है यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से हमें दो तीन चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले जब कोई भी रिएक्शन होगी, जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, सबसे पहला काम होता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। जो पुराने बॉन्ड बने हुए हैं वो टूटेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है रीअरेंजमेंट। और लास्ट काम जो होता है यहां पर वो होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। नए बॉन्ड्स बनते हैं। इसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, इसे हम देखते हैं कैसे। यहां पर नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 15 ग्रुप का एलिमेंट है ये, और 15 ग्रुप जो एलिमेंट है आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, टोटल 8 करने होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये और 3 ये शेयर हो गए यहाँ पे। तो नाइट्रोजन ने कितने बनाए यहाँ पर, इस तरह से अपने 8 कंप्लीट कर लिए, और ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में था। ठीक है, तो यहां पर ये मेरे पास इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ था। ऐसे ही हाइड्रोजन ने भी सिंगल बॉन्ड बनाए हुए थे। तो जो सबसे पहला स्टेप हुआ उसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक हुए, ये बॉन्ड टूट गए। बिल्कुल ऐसे समझिए कि आप किसी स्कूल में थे और आपकी क्लास में आपकी किसी से दोस्ती थी, तो आपके बीच में एक बॉन्ड था, लेकिन आपने क्या करा, आपने स्कूल छोड़ दिया, आप किसी दूसरे स्कूल में गए, और अब वहां पे आप नए दोस्त बना रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि आप जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ कांटेक्ट नहीं रख पाते, और आपका यहां से कांटेक्ट टूट गया। तो हम कह रहे हैं कि जो पुराना बॉन्ड है वो खत्म हो गया। और दूसरे स्कूल के अंदर वहां पे आपने क्या करा, अब नए दोस्त बनाए हैं, तो आप वहां पे नया बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब आपका यहां से बॉन्ड टूटा है तो आप किसी दूसरे दोस्त के पास जाकर अरेंज हो रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट। यहां से आप गए हैं, आपकी जगह यहां पर कोई और आया होगा दोस्त, तो इसके पास, इस फ्रेंड के पास कोई दूसरा एटम आके अरेंज हो गया, आप किसी दूसरे के पास जाकर अरेंज हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पहले बॉन्ड्स टूटे हैं उसके बाद क्या होगा, अरेंजमेंट होगा फिर से। तो अब नया अरेंजमेंट क्या बना कि हर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन आके अरेंज हो गया, इस तरह से। तो यहां पे नाइट्रोजन की दोस्ती थी, हाइड्रोजन की दोस्ती थी। अब इन्होंने क्या करा, ये स्कूल छोड़ के एक नाइट्रोजन चला गया, यहां से हाइड्रोजन भी स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। तो यहां पर इस नाइट्रोजन के पास नया बच्चा जो आके बैठा है वो क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसे ही इस वाले नाइट्रोजन के पास भी जो नया बच्चा आके बैठा है वो हाइड्रोजन है। तो ये क्या हुआ, रीअरेंजमेंट, या हम कह सकते हैं कि क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट दोबारा से हुआ है। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब ये बॉन्डिंग बनती है इस तरह से। तो अब ये नई दोस्ती यहां पर बन गई है। तो यहां पे क्या बना, ये NH3 बन गया, ऐसे ही दूसरा भी NH3 बन गया। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल मेरे पास तैयार हो गए अमोनिया के, NH3 के। अब इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, जब हमारे पुराने बॉन्ड टूटे हैं पहले स्टेप में, तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें 3 चीजें होंगी, बॉन्ड टूटेंगे पुराने वाले, रीअरेंज होंगे एटम्स, और फिर नए बॉन्ड बनेंगे। तो पहला स्टेप जो था ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स,
यहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, या हम कह सकते हैं हीट रिलीज होगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे ही जब थर्ड स्टेप होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, नए बॉन्ड जब बनेंगे वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वहां पर एनर्जी चाहिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप एनवायरमेंट को एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी रिलीज कर रहे हो, और यहां पे आपको एनवायरमेंट से एनर्जी लेनी पड़ेगी, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास यहां पे दो चीजें होती है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक। यहीं से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब नए बॉन्ड, जो पुराने बॉन्ड थे वो टूटे, यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई, यहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, और जो नए बॉन्ड बने वहां पर कम एनर्जी यूज हुई। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हुई, सपोज आपने ए प्लस बी करा और सी बनाया, तो यहां पे जो बॉन्ड टूटने में एनर्जी रिलीज हुई वो क्या है, ज्यादा है, और जब नए बॉन्ड बने वहां पे जो एनर्जी लगी वो कम लगी। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस, जो ज्यादा एनर्जी थी, वो वहां पे हमारे पास यहाँ पे हीट या लाइट या किसी भी फॉर्म में रिलीज होगी। तो हमारी जो रिएक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी। इससे उल्टा अगर हुआ कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो जो रिलीज हुई है वो कम हुई है, और जब आपने नए बॉन्ड बनाए वहां पे एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए, तो रिएक्शन कैसी बनेगी, इस बार आपको यहां पर एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज एक रिएक्शन हुआ, A प्लस बी गिव्स C, और यहां पर जो पहला स्टेप हुआ उसमें एनर्जी जो रिलीज हुई वो हुई 100 जूल, और जो तीसरा स्टेप हुआ, मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड हुआ, वहां पे एनर्जी आपको लगी सिर्फ 20 जूल। तो टोटल आपके पास एनर्जी कितनी बची, 100 में से 20 यूज कर लिया आपने, तो आपके पास बचती है 100 में से 20 जाने के बाद 80 जूल एनर्जी। तो वो आपको अलग से मिलेगी यहां पर 80 जूल। तो जो आपकी रिएक्शन बनी वो कैसी बनी, एक्सोथर्मिक बनी। वहीं इससे उल्टा हो जाए कि जो फर्स्ट स्टेप है वहां पर 20 जूल एनर्जी रिलीज हुई थी, जबकि जो थर्ड स्टेप था उसमें 100 जूल एनर्जी यूज हो गई, तो आपको अपनी तरफ से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, -80 जूल। मतलब 80 जूल आप दोगे, मतलब वो सराउंडिंग से इतनी एनर्जी लेगा। तो रिएक्शन कैसी बन गई, एंडोथर्मिक। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्शन होने पे एनर्जी रिलीज होती है। ये समझ में आया कि कैसे रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक में वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसका भी समझ में आया कि कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे क्वेश्चन यहां पे पूछ सकते हैं, वाई फायर इज हॉट, आग गर्म क्यों होती है, आग गर्म क्यों होती है, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहां पे हीट रिलीज हो रही है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कंबशन हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो हीट रिलीज हो रही है, और हीट रिलीज हो रही है इस वजह से वो हमें गर्म लग रही है। और ज्यादा डिटेल में आंसर आप देना चाहोगे तो क्या बता सकते हो कि जब वहां पे हमने रिएक्शन कराई, तो जिस टाइम पे बॉन्ड ब्रेक हुए, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हुए, तो आपको क्या मिला, यहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ। किसके कंपैरिजन में, जब नए बॉन्ड बने उसके कंपैरिजन में।
एब्सॉर्ब्ड। कम एनर्जी एब्सॉर्ब हुई जब नए बॉन्ड बने और ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई जब पुराने बॉन्ड टूटे। तो इस वजह से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनी और वहां पे क्या हुआ, हम रीजन दे सकते हैं, इसलिए वो हमें गर्म महसूस हुआ। चलिए अब देखते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्यों रिक्वायर्ड, क्वेश्चन हो सकता है व्हाई बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। आपको कोई भी जो इक्वेशन है उसे बैलेंस क्यों करना पड़ता है? तो इसका सिंपल एक आंसर है, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि जब भी कोई रिएक्शन होगी वहां पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व जो हैं, यहां पर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही हमें राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, क्योंकि हमें दोनों साइड मास बराबर चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप मास ना तो बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां पर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स यहां पे होने चाहिए। अगर मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखूं, मैंने इसे ऐसे लिख दिया, तो यहां देखिए 2 हाइड्रोजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। तो यहां देखिए हाइड्रोजन का मास तो बराबर है, जितना रिएक्टेंट्स की तरफ था उतना ही मास हमें प्रोडक्ट की तरफ भी मिलेगा। लेकिन यहां पे मेरे पास जो मास है, ऑक्सीजन का मास जितना था उसका आधा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन को इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, ऐसे 2 और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो अब 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। बैलेंसिंग अभी हम करेंगे क्वेश्चंस में कि कैसे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे? बैलेंस तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक केमिकल इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं हम रिएक्टेंट्स। उसके बाद राइट हैंड साइड में हम क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट। कि जो हमारे रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट थे, हमने क्या करा, उन्हें लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, राइट सिंबल्स। मतलब जो हमने इन्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को लिखा है, राइट सिंबल्स और उनके फॉर्मूले जो भी हम यूज करेंगे ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, उनके हम क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद उनकी स्टेट लिखी जाएगी। स्टेट मतलब सॉलिड है तो हम S लिख देंगे, लिक्विड है तो L, गैसियस है तो G और एक्वस है तो AQ करके हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम एरो का यूज करेंगे। एरो हमें एक और चीज बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि किस तरफ से किस तरफ रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट्स किधर हैं और प्रोडक्ट्स किधर हैं। तो ये हमें क्या बताएगा, एरो बताएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है अगर, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है ये अभी पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे कहीं पे किसी को हीट करना है 375 केल्विन पे, तो मुझे वो टेम्परेचर लिखना होगा। कहीं पे कोई मैंने कैटलिस्ट यूज कर लिया तो मुझे वो कैटलिस्ट लिखना होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। बहुत आसान भाषा में समझिए कि कैटलिस्ट होता क्या है। सपोज आपका कोई काम है, ये एक कोई ऑफिस है और यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि एक बहुत करप्ट ऑफिस है, एक ऑफिस है जहां पे सब लोग करप्ट हैं और आपका कोई भी काम बिना करप्शन के नहीं होगा।
एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपकी एक फाइल है, वो कुछ उसके ऊपर साइन होना है या कुछ भी होना है, तो आप वहां पे ऑफिस में जाते हैं किसी के पास और आप जाके बोलते हैं कि हमारी ये फाइल, इसके ऊपर कुछ काम होना है या साइन होना है। तो वो आपको एक प्रोसीजर बता देते हैं कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है और बहुत टाइम लगेगा, और इस तरह से आप चले जाइए, आप 15 दिन बाद आइए, 20 दिन बाद आइए या 1 महीने के बाद आइए। सिंपल आपको ये बोल दिया गया। तो आपका जो काम है वो सपोज 1 महीना या 2 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन अभी आपने क्या करा, एक 2000 रुपए टेबल के नीचे से इन्हें एज ए रिश्वत, ब्राइब आपने इसे कर दिया, क्योंकि ये करप्ट ऑफिस है, यहां जितने भी ऑफिसर हैं सब करप्ट हैं। तो आपने क्या करा, 2000 रुपीज यहां पर अंडर द टेबल आपने पास कर दिए। तो अब क्या हुआ, यहां पे जो ये फाइल थी आपकी, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं अभी करके देता हूं, और इन्होंने आपके यहां पे साइन कर दिया, ये काम हो गया। अब देखिए प्रोसेस क्या था, ये पूरा प्रोसेस मैं एक मान के चलता हूं एक केमिकल रिएक्शन थी। इस प्रोसेस के अंदर यहां पे इसका कहीं भी कोई काम नहीं है। 2000 रुपीज का जो आपने अलग से यहां पर ब्राइब दी है, ये एक बहुत ही इलीगल चीज थी और बहुत ही गलत काम था। तो यहां पे इसका कोई काम नहीं है। जो प्रोसीजर था पूरा, वो क्या प्रोसीजर था कि आप जाएंगे यहां पर फाइल देंगे, वो फाइल को स्टडी करेंगे, उसके बाद जो उन्हें ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये एक पूरी रिएक्शन होनी थी। लेकिन यहां पे जो 2000 रुपीज था, इसका कोई काम नहीं था। लेकिन इसने किया क्या, जो काम आपका 1 महीने या 2 महीने में होने वाला था, वो काम इसने जल्दी करा दिया। तो कैटलिस्ट का भी काम यही होता है कि कोई एक रिएक्शन अगर हो रही है, उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। वहां पे ये कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा उस रिएक्शन के अंदर, ना रिएक्टेंट्स के अंदर, ना प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन आपकी जो रिएक्शन है उसे क्या करेगा, वो थोड़ा सा फास्ट कर देगा। नॉर्मली क्या होता है, जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे, रिएक्शन को फास्ट करने के ही काम में आते हैं। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसे क्या करे, वो जल्दी से उस रिएक्शन को करवाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए काम को, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम बैलेंसिंग, कि हम बैलेंस करेंगे कैसे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर मेरे पास रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर, और यहां से हमें मिलता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे नंबर ऑफ एटम्स लिख लें। सोडियम 1, हाइड्रोजन के एटम 2, ऑक्सीजन 1। यहां पे भी हम लिख लेते हैं सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 3। ये हमारे पास हो गए। अब देखिए यहां पर जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यहां मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यहां मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और यहां मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। हम इसके अंदर यहां पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, या राइट हैंड साइड हम यहां कुछ नहीं लगाएंगे, और ना ही हम यहां पे इधर राइट हैंड साइड में कुछ लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां पे मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स चेंज करना चाहेंगे। क्योंकि अगर मैं यहां देखो किसी भी नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इसके अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई होगा। यहां मैं किसी नंबर, अगर मैं यहां 5 लिख देता हूं तो 5 सोडियम हो जाता है, 5 ऑक्सीजन और 5 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहां पे अगर मैं 5 लिखता हूं तो 5 2 जा 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है बस। अब यहां देखिए कि नाइट्रोजन जो, तो यहां देखिए जो सोडियम है मेरे पास वो बैलेंस्ड है। क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बराबर है, एक एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है और यहां पे 3 है। तो मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहां देखिए अगर मैं हाइड्रोजन यहां पे करता हूं 2, तो हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन मेरे पास हो गए। लेकिन यहां पे कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 2 और एक 3, यहां पे 3 है। तो अब मुझे 4 करने हैं, तो 2 तो यहां पे पहले से ही है। अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 ही हो जाएंगे, प्लस 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है। यहां पे कितने हो गए, 2 सोडियम, ऑक्सीजन कितने हो गए यहां पर अब, 2 ऑक्सीजन,
और हाइड्रोजन कितने हो गए, अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, और क्या बचता है, सिर्फ सोडियम। तो यहाँ पे अगर मैं सोडियम में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाती है। क्या बनी मेरे पास इक्वेशन, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। ये हमारे पास क्या बनी, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अभी और क्वेश्चंस के साथ हम डिटेल में करेंगे कि बैलेंसिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं आगे अपना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा, उसके क्या क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने की, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। देखिए पहला है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि सपोज मेरे पास कोई गैस प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो रही है जिससे मैं कंफर्म कर पाऊं कि रिएक्शन हो गई है। एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। अभी रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे कि ये कैसे रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इवॉल्व होना, यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना हमें ये बताता है कि रिएक्शन हो चुकी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हमें गैस का पता कैसे चलता है इनका, जैसे हाइड्रोजन है, सबके अपने टेस्ट होते हैं। हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होगी तो क्वेश्चन में हमें दिया होगा ऐसे कि विद पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ क्या हो रही है, गैस बर्न कर रही है जब हम इसे जला रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन का टेस्ट हो गया। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बोलेंगे कि एक गैस रिलीज हुई है जो क्या कर रही है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कि लाइम वाटर को क्या कर रही है, वो मिल्की कर देती है। या वो बोलेगा कि बर्निंग कैंडल को बुझा देगी। बर्निंग कैंडल को क्या कर देती है, बुझा देती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। या हमसे वो बोल सकता है कि रॉटन एग स्मेल, जो सड़े अंडे की स्मेल होती है वैसी स्मेल आ रही है, तो क्या है, वो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से वो हमें पता चल जाएगा जब हम टेस्ट करेंगे कि कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। उसके बाद है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। कि टेम्परेचर में चेंज हो जाए तो भी हमें क्या पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, इसे जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। बैलेंस्ड है केमिकल रिएक्शन, कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हो गए यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी कितने, 1 और 1 2 हाइड्रोजन हो गए, और हीट निकलती है हमारे पास। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे पुताई करने के लिए हम चूना लेके आते हैं और उसे हम क्या करते हैं, पानी के अंदर उस चूने को डाल के रख देते हैं। ठीक है, जिसे ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम चैप्टर 2 के अंदर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और ये क्या होता है हमारा, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर क्या होगा, जब आपने पानी में क्विक लाइम को डाला हुआ है तो ये थोड़ी देर में क्या होगा, बहुत तेज उबलने लगेगा। क्योंकि इसमें ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या हो रहा है, बहुत हीट निकल रही है, और हीट क्या कर रही है, यहाँ पर जो पानी है उसे बॉईल कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो उसकी वजह से टेम्परेचर क्या हुआ एपरेटस का, जिसके अंदर तुमने ये रिएक्शन कराई है, वहां पर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। जो हमने पहले वाली रिएक्शन अभी लिखी थी, यहां पर भी क्या होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक रिएक्शन की एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है
कि क्या एक जो रिएक्शन है उसकी एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंजिंग टेम्परेचर, दो कैरेक्टरिस्टिक से हम बता पा रहे हैं कि रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन कलर, कि जब हमारे पास रिएक्शन हुई तो जो रिएक्टेंट है और जब प्रोडक्ट हमारे पास बना तो जो कलर है वो कलर चेंज हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गया। तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कलर। उसके बाद हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट क्या होता है, ये रिएक्टेंट के अंदर एक इनसॉल्यूबल पार्ट, कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं उसके अंदर जो इनसॉल्यूबल रह जाता है प्रोडक्ट में, उसे हम क्या कह देते हैं, पर्सिपिटेट। तो पर्सिपिटेट बनेगा तो भी हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और एक और चीज, जितनी भी नॉर्मली हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी, उसमें क्या होता है, पर्सिपिटेट फॉर्म होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन स्टेट। यहां पर देखिए वैक्स का हमारे पास एग्जांपल है, कि जब कैंडल में वैक्स जो होता है वो बर्न होता है, तो वो कैसे बर्न करता है। आपने देखा होगा, अगर आप कैंडल है आपने ऐसे रखी हुई है तो वो ऊपर की तरफ जल रही है, लेकिन अगर आप कैंडल को इस तरह से भी कर दें तब भी उसकी जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ जलेगी। अगर आपने कैंडल को उल्टा भी कर दिया है तब भी फ्लेम ऐसे करके ऊपर की तरफ जलेगी, क्योंकि ये जब बर्न करती है ये किसमें, गैसियस फॉर्म में बर्न करती है। जो फ्लेम है यहाँ पर जो बर्न होगी वो क्या होगी, गैस की फॉर्म में होगी, और वो लाइट होती है तो वो ऊपर की तरफ चलेगी हमेशा। तो जब भी वो बर्न करेगी वो कैसे, ऊपर की तरफ बर्न करेगी। तो यहाँ पे जो वैक्स है वो किसमें, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो चेंज इन स्टेट भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चंस के साथ हम ये सारी चीजें डिटेल में करेंगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बैंक करेंगे उसमें हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स क्या होंगी केमिकल रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स जो है आपके वो कंबाइन करेंगे, मतलब आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और वो कंबाइन कर रहा है और एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहां पे क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मोर देन वन है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मोर देन वन है, मतलब आपने कोई भी टू और मोर कंपाउंड्स आपके कंबाइन करे और आपने क्या करा, एक प्रोडक्ट बना दिया, तो हमने क्या बोला उसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर एग्जांपल मैं लिखूं, मैं पहले रिएक्शन लिख चुका हूं, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स CaOH होल ट्वाइस, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट भी क्या होगी, रिलीज होगी। और हम लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारे पास एग्जांपल। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें एक छोटी सी चीज याद करनी होगी, जिसे हम कहते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। SN PB HCU HG AG AU PT। तो ये हमारे पास क्या है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे बीच में कहीं पे एक दो एलिमेंट्स हो सकता है ऊपर नीचे, या कोई दूसरा एलिमेंट भी हो यहाँ पर, लेकिन मोस्टली ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो सही हैं। कोई एक दो एलिमेंट ही होगा जो शायद इसमें बीच में मैं भूल गया हूँ कोई एलिमेंट। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव के, उसके नीचे Na, उसके नीचे Ca, उसके नीचे M, उसके नीचे An, इस तरह से ये क्या है, रिएक्टिविटी है नीचे तक। अब देखिए जब रिएक्टिविटी घट रही है तो एक चीज याद रखना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा किसका, स्टेबिलिटी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे याद रखिए कि आपकी क्लास
का बहुत शैतान बच्चा है वो क्या है, के, ठीक है, और जो सबसे सीधा बच्चा है वो क्या है, पीटी। तो ऐसे देखिए कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, अगर आप ऐसे मान के चलिए कि क्लास में बैठे हैं, एक बेंच है, उसके ऊपर 2 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 2 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं बेंच पे, और एक हमारे पास ये कोई बच्चा आया है, और ये बच्चा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और बहुत ज़्यादा शैतान है। तो ये क्या करेगा, किसी भी बच्चे को उठा के भगा देगा और उसकी जगह आके बैठ जाएगा, इसका जहां मन करेगा वहां जाके बैठ जाएगा। लेकिन एक चीज होगी कि अगर 2 बच्चे दोनों शैतान, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कौन किसे हटा पाएगा, जो ज्यादा शैतान है वो कम शैतान वाले को हटा देगा। यही हमारे पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा कि जो रिएक्टिविटी में ज्यादा है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, अपने से कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा। एग्जाम्पल हमने पहले भी ये लिखा था, Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4, यहां हमें क्या मिल रहा है, ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए यहां पर ये क्या था, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, हाइड्रोजन और SO4, और ये आया एक शैतान बच्चा। अब दोनों में से शैतान ज्यादा कौन है, जिंक और हाइड्रोजन में से जिंक, जिंक ऊपर है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक ने क्या करा, आके इसे भगा दिया। अब जब ये यहां से भाग गया तो जिंक बैठ गया यहाँ पे SO4 के साथ, और हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग चला गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, वो अपने से कम वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। एक और एग्जांपल अगर मैं इसका दूं कि आयरन है और कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए जो आयरन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और इस तरह से रिएक्शन को बनाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ने एक्सचेंज किया था, एक ने जगह चेंज की थी और दूसरे को फिर अलग रहना पड़ा था। यहाँ पे इस बार क्या हो रहा है कि इस बार आपके पास इस तरह से है, 2 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। अब इस बच्चे ने आके क्या करा, यहाँ पे इसे भगा दिया यहाँ से, तो अपनी जगह छोड़ के आया है और यहाँ पे आके बैठ गया। तो इस बार ये क्या करेगा, ये इसकी जगह जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये इसमें नॉर्मली क्या होगा, 2 कंपाउंड्स exchange their ions to form new compound। सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। इसका जो क्वेश्चन बैंक हम करेंगे तो जो भी चीजें हमारी यहाँ पे रह जाएंगी, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं पूरे चैप्टर का, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कि मेरे पास इस तरह से था FeS प्लस H2SO4, और हमने क्या करा, यहाँ FeSO4 प्लस H2S बना लिया। कैसे, आयरन ने आके क्या करा, इसे डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा शैतान बच्चे ने कम वाले को क्या करा, यहाँ से हटा दिया इसकी सीट से, और इसकी सीट पे आके बैठ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसकी सीट खाली हो गई, तो वो बच्चा क्या करा, वो आके इसकी सीट पे बैठ गया, तो H2S। तो यहाँ पे क्या करा, इन्होंने अपनी जो आयंस थे उन्हें क्या करा, एक्सचेंज कर लिया। एक और एग्जांपल अगर हम ले, BaCl2 Na2SO4 रिएक्ट करेंगे, BaSO4 बनाएंगे प्लस 2NaCl बनेगा। और यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी एक हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो वहां पे पर्सिपिटेट भी बनेगा, तो यहाँ पर ये पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी। इसके बाद हम पढ़ते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसे आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन का उल्टा। वहां पर आप क्या कर रहे थे,
रिएक्टेंट कंबाइन करके एक हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा था। यहां पे क्या हो रहा है कि एक कंपाउंड है, ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। यहां पे हमारे पास क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड ब्रेक करेगा 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स को बनाने के लिए। अब ये जो डीकंपोजिशन है, ये डीकंपोजिशन कैसा भी हो सकता है। कैसे, इसके कुछ पार्ट हम लिख लेते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिकल, और लास्ट है हमारे पास फोटोकेमिकल। ये हमारे पास इसके क्या हो सकते हैं, कुछ इसके टाइप्स हैं। जब थर्मल में क्या होगा, अगर आप हीट करते हैं, आपने एक कंपाउंड को हीट करा और हीट करने की वजह से क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। जैसे अगर एग्जांपल में हम लिखें तो CaCO3, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, CaO प्लस CO2, अगर आप इसे क्या कर दो, हीट कर दो। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल हो गया। इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, यहां पर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, कि आपने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया वहां पर और हमें क्या मिल गया, डीकंपोजिशन हो गया। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। उसके बाद हमारे पास आता है फोटोकेमिकल, जहां पर हम क्या करें, सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे अगर हम AgCl पे सनलाइट प्रोवाइड करें तो 2Ag और Cl2 इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हो गए कि किस किस तरह से डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। अब उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइप लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल याद रखो कि कभी भी ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, दोनों में से कुछ भी, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और हम इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। कोई आयन या एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एग्जांपल देख लो यहाँ पे कि अगर मैं Mg पे ऑक्सीजन का रिएक्शन कराऊं तो ये बनता है 2MgO। तो यहाँ पर क्या हुआ है, Mg के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और MgO बना रहा है, तो ये क्या हो गई, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। इसी तरह से हम क्या देखेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा, उसका उल्टा कर दो बिल्कुल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप कह सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, या हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कुछ भी अगर आप करोगे
तो हम क्या बोलेंगे उसे, रिडक्शन। इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, 2Na प्लस H2 गिव्स 2NaH। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि रिडक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो रेडॉक्स बना है वो किससे मिलके बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो इस RED और ऑक्स मिला के क्या बन गया, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाएं तो हम क्या बोलेंगे उसे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम इनकी थोड़ी थ्योरी देख रहे हैं, उसके बाद हम इन्हें एग्जांपल के साथ क्वेश्चंस में करेंगे कि किस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को निकालेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऐड कर रहा हो या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, मतलब जो ऑक्सीजन दे रहा हो ऐड करने के लिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो ऑक्सीडेशन होगा, तो जिसने वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करी वो क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या जब हम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका उल्टा बनेगा, जो ऐड करे हाइड्रोजन या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो रिमूव करे ऑक्सीजन को या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। या इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे क्या था, ऑक्सीजन ऐड करे या हाइड्रोजन रिमूव करे। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन रिमूव होना ऑक्सीडेशन होता है। तो जो इन काम को करवा दे, जो ऑक्सीजन दे दे ऐड करने के लिए या जो हाइड्रोजन को छीन ले, वो क्या बनेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही हाइड्रोजन ऐड होना रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन रिमूव होना रिडक्शन होता है। तो जो हाइड्रोजन दे दे ऐड होने के लिए और ऑक्सीजन छीन ले, वो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि इफेक्ट्स क्या हैं ऑक्सीडेशन के, क्या क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का। सबसे पहला तो हम लिखते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की वजह से हम लिख सकते हैं स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन के अंदर क्या होगा कि कोई भी हमारे पास मेटल है, सपोज आयरन है, और इसकी जो बाहर वाली लेयर होगी उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के वो कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में, और वहां पे क्या बनेगी, एक लेयर बन जाएगी ऊपर, और धीरे धीरे क्या होगा, इसी तरह से हमारा जो मेटल है वो खत्म होता चला जाएगा। यहाँ पे आयरन के केस में हम क्या कहते हैं उसे, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, एयर यानी कि ऑक्सीजन प्लस वाटर, दोनों चीजें होनी चाहिए आपको अगर रस्टिंग करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऊपर से क्या बनता चला जाएगा, ये पोरस, यहाँ से बहुत ही इस तरह का एलिमेंट बनता चला जाएगा ये, कि ऊपर से पाउडर फॉर्म में वो निकलता रहेगा और अंदर का एलिमेंट भी फिर एक्सपोजर में आता रहेगा एयर के, और इस तरह से पूरा का पूरा आयरन मेटल खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सभी मेटल्स के होता है। लेकिन जैसे एल्यूमिनियम है, उसकी जो कोरोजन होता है उसका, वो उसके लिए बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है उसके लिए, कि वो जो ऊपर लेयर बनाता है ना, उसकी वजह से जो यहाँ पे ऊपर लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, उसकी वजह से क्या होता है, अंदर का जो एलिमेंट है वो बच जाता है। प्रिवेंशन कैसे करते हैं हम कोरोजन से, पेंट कर देते हैं, पॉलिशिंग कर लेते हैं। ठीक है, एक तरह से हमें क्या करना है, बस जो एक्सपोजर है एयर का
या ऑक्सीजन का, वो हमें खत्म कर देना है अगर हम कोरोजन को प्रिवेंट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है रेंसिडिटी। ये क्या होता है कि हमारा जो फूड खराब हो जाता है, हम कह सकते हैं एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स, और उसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है उसका स्मेल एंड टेस्ट खराब हो जाता है, बैड स्मेल एंड टेस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। हम क्या कर सकते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए? तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स फूड के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि BHA और BHT। ये हमारे पास होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जो ऑक्सीडेशन होने से रोकेंगे, बचाएंगे, प्रिवेंट करते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। एयर टाइट कंटेनर में रखने से भी क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ उनका एक्सपोजर कम हो जाएगा और जो फूड है वो ज्यादा टाइम तक चल पाएगा। उसके बाद आपने चिप्स में देखा होगा, पैक्ड विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के साथ हम पैक कर देते हैं, जिसके साथ वो रिएक्ट ना करे और वहां पे हमें ऑक्सीडेशन देखने को ना मिले। रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं हम, मतलब लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होता है तो ऑक्सीडेशन स्लो होता है। जब टेम्परेचर लो होता है तो ऑक्सीडेशन स्लो होता है। हम ये भी कह सकते हैं अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। आप यहां कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हाई है तो ऑक्सीडेशन भी फास्ट होगा, तो खाना जल्दी खराब होगा। तो गर्मियों में आपने देखा होगा खाना जल्दी खराब हो जाता है, जबकि सर्दियों में कुछ ज्यादा टाइम तक चलता है, या आप फ्रिज में रख देते हैं ज्यादा टाइम चलता है, तो ऑक्सीडेशन वहां पर स्लो हो जाता है। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, जो हमारा थियोरी पार्ट है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चंस में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और साथ में हमारे पास होगा इसमें जितना भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का काम है, बैलेंसिंग वाला पार्ट होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारा का सारा हम कवर करेंगे। इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन होंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर हम इसके अंदर रखेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम बहुत सारे इसके क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन बैंक हम इसका पूरा अपना प्रिपेयर करेंगे।